भारत के पास है आज इतिहास को दोहराने का और इतिहास को हराने का मौका। क्या भारत कर पाएगा? आइए जानते हैं द क्रिकेट ब्रेकडाउन के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी टीम एक और फाइनल खेल रही है और हमारी एक और प्रेडिक्शन ठीक हो चुकी है। चलो प्रेडिक्शन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले इस मैच की बात करते हैं जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में शाम को 7 बजे 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच। देखते हैं कौन सी टीम इस ट्रॉफी को जीत पाएगी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो छोड़ के मत जाना। मेरे प्रिडिक्शन वाला सेक्शन तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। बहुत ही गजब की प्रिडिक्शन करता हूँ भाई मैं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम ले आते हैं भारत की प्लेइंग 11। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इंडिया कोई चेंज करेगा। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में कह रहा हूँ, विनिंग कॉम्बिनेशन को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए और मैं छेड़ूंगा भी नहीं। इवन मैं कोई टैक्टिकल चेंज भी नहीं करना चाहूँगा। सो हालांकि टीम मैनेजमेंट कर सकती है, कुलदीप यादव को ला सकते हैं वरुण चक्रवर्ती की जगह, लेकिन मैं बिल्कुल कोई टैक्टिकल चेंज नहीं करना चाहूँगा। सो मेरी प्लेइंग 11 आपके सामने आ रही होगी जो कि सेम है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग, ईशान किशन विकेट कीपर, हालांकि विकेट कीपर संजू सैमसन करेंगे। तिलक वर्मा नंबर 5 पर आएंगे, 4 पर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, यशदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, ये सारे प्लेयर्स हैं हमारे जो खेलेंगे और हमें एक और ट्रॉफी की तरफ ले जाएंगे। हालांकि हमारे जो नंबर 5 पर, 6 पर, 7 पर आएंगे तो वो फ्लेक्सिबल है। नंबर 4 भी फ्लेक्सिबल ही है, किसी को भी भेज देते हैं। हालांकि पिछले मैच में दुबे ने बहुत बढ़िया काम किया था, 25 में 43 कर गया था बंदा। सो ये है इंडिया की प्लेइंग 11। तो अब हम न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई चेंज करना चाहेंगे। हाँ, एक दो चेंज वो भी ज़रूर करना चाहेंगे। हो सकता है कि वो जेकब डफी को अंदर ले आएँ और मैकॉन्की को बाहर जाना पड़ जाए। लेकिन मैकॉन्की ने पिछले मैच में सिर्फ 1 ओवर के तो 2 विकेटें ली थी और स्पिन के खिलाफ हमारे बल्लेबाजों की थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चलती है। तो हो सकता है कि मैकॉन्की, ईशोडी और मिचेल सैंडर तो कैप्टन खेलेंगे ही, वो तीनों खेल जाएं और मैट हेनरी और लॉकी फर्गूसन पेस बॉलिंग संभाल लें। सो मेरी प्लेइंग 11 आपके सामने है। टिम सेफर्ड, फिन एलन, सचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन ऊपर नीचे आ सकते हैं। मिचेल सैंटनर कैप्टन, जिमी नीशम, ईशोडी, जेकब डफी की जगह नहीं खेलेंगे। ईशोडी, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन। जेकब डफी खेलेंगे तो हो सकता है मैं कॉन्की की जगह खेल लें। हालांकि मुझे लगता है कि किसकी जगह खेलेंगे यार जेकब डफी। मुझे लगता है कि वो सेम प्लेइंग 11 के साथ चले जाएंगे। जिमी नीशम हो सकता है बाहर ही बैठ जाए और मैकॉन्की उनकी जगह ही खेल जाए, या फिर ईस्ट हुडी बाहर बैठ जाए और मैकॉन्की खेल जाए और मिचेल सैंटनर खेल जाए। कोई भी कॉम्बिनेशन खेल सकता है, आप देख लीजिएगा और आप अपनी बात कमेंट में ज़रूर बताएं। अब अगर हम बात करें इंडिया की स्ट्रेंथ की, सबसे बड़ी इंडिया की स्ट्रेंथ तो इंडिया की टॉप ऑर्डर बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत एक्सप्लोसिव है। हालांकि अभी तक तीनों हमारे ओपनर और नंबर 3 इकट्ठे नहीं चले हैं। जिस दिन चल जाएंगे टीम का क्या हाल कर देंगे सबको पता है। अभिषेक शर्मा को मैं अभी बैक करूँगा भाई, कोई बात नहीं। हमारी बैटिंग लाइनअप, बैटिंग डेप्थ है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। हमारे बापू अक्षर पटेल नंबर 8 पर आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पिनर हमारे वर्ल्ड क्लास, मैंने लिखा ज़रूर हुआ है लेकिन भाई पिछले मैच में वर्ल्ड क्लास की वार्ड लग गई थी, हमारी ये वर्ल्ड क्लास पाकिस्तान वाले हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। हमारी बॉलिंग बढ़िया है भाई, डेथ बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है हमारी। अर्शदीप सिंह को हालांकि रन पड़े हैं जरूर पिछले ओवर में, अगर पिछले मैच में, लेकिन कोई नहीं यार, बढ़िया गेंदबाज है। और जसप्रीत बुमराह को तो भैया क्या कहने यार। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर ना मैंने अभी ज़िंदगी में अभी तक देखा नहीं है। उनसे बेहतरीन स्टैट्स बहुतों के होंगे, उनसे बढ़िया विकटें और बहुतों ने निकाली होंगी भाई, बहुत ज़्यादा विकटें निकाली होंगी, लेकिन जो इम्पैक्ट है ना जसप्रीत बुमराह का भाई, वो जिसने वो उनको बॉलिंग करते हुए देखा है ना वही बता सकता है। आजकल के जो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा ना वो तो कहेंगे ये विकेट लिया है क्या, लेकिन जो बुमराह का इम्पैक्ट है ना उसको मैच करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इंडिया बहुत मिस करेगा जसप्रीत बुमराह को। अगर अब वीकनेस की बात करें तो हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंस है। हालांकि पिछले 2 मैचों में बढ़िया गेंद बल्लेबाजी की है, हमारी सबसे बढ़िया बल्लेबाजी की है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हम बहुत ही मतलब जैसे संजू सैमसन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हार्दिक पांड्या पर डिपेंडेंट हैं और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो हमें अगर ये ट्रॉफी जीतनी है तो एक दो प्लेयर या 2-3 प्लेयर के साथ नहीं, पूरी टीम को एक साथ होकर खेलना पड़ेगा तो जीत पाएंगे। फील्डिंग अंडर प्रेशर हमारी कैसी रहेगी हमने पिछले मैच में देख ली है, लेकिन वो वैसी ही रहनी चाहिए। हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में हमारी कैचिंग एफिशिएंसी बहुत ख़राब रही है। हमने 13 कैचेस ड्रॉप करी हैं भाई,
लेकिन पिछले मैच की फील्डिंग को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा कि बढ़िया है। इस मैच में भी हम ऐसे ही फील्डिंग करेंगे। अब अगर हम बात करें और क्या, हमारी थोड़ा सा प्रेशर ले लेंगे बंदे, लेकिन कोई बात नहीं यार, ठीक है, जीत जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करें तो उनकी भाई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि ये न्यूजीलैंड की आती है चुपचाप से अपना क्रिकेट खेलती, कोई फालतू बकवास नहीं करती, कुछ नहीं बोलती, बयान फालतू को नहीं देती, जैसे उस बच्चे ने दिया था सैम करन ने कि साइलेंस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, इंडिया में खेल रहे हो आप, बैठ कभी थोड़ी हो जो कर दोगे। चलो छोड़ो उस बात को। तो यार टीम बढ़िया है, ये बहुत तगड़ी टीम है, एकजुट होकर खेलते हैं। फील्डिंग बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन रहती है इनकी। पेस अटैक बढ़िया है। मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन, जेकब डफी खेल सकते हैं तो बढ़िया है, लेकिन जेकब डफी का एक मैचअप हो सकता है कि वो ना खेलें, क्योंकि जब लास्ट टाइम अभी जनवरी में खेले थे तो बहुत मार पड़ी थी उनको। तो हालांकि पेस के बारे में आगे चल के थोड़ी सी और बात करेंगे डिटेल में। अब अगर वीकनेस की बात करें तो वीकनेस भाई ये भी ऐसा ही है कि ये भी एक दो प्लेयरों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर मैट हेनरी ऊपर से विकेटें निकाल लें तो बढ़िया है, नहीं तो फंस जाएंगे। अगर बॉलिंग में रचिन रविंद्रा या मिचेल सैंडनर में से विकेटें कोई निकाल लें, मिचेल सैंडनर ने उतनी विकेटें नहीं निकाली, लेकिन हाँ उन्होंने इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। रचिन रविंद्रा ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है, देखना होगा कि कल वो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि एक बॉलिंग को लेकर बहुत बेहतरीन स्टैट है, वो आगे आपको मिलेगा देखने को। तो प्रेशर में कैसा खेलेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि नॉकआउट में आ गए भाई, ये फाइनल में सीधे आके काम खराब कर देते हैं। तो ये है इनकी वीकनेस न्यूजीलैंड वालों की। ओवरऑल टीम बढ़िया है यार, अच्छा फाइनल होगा, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अब अगर हम दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात करें पिछले 5 मैचेस में, तो इंडिया पिछले 5 मैचेस में जीत कर आ रहा है। हिसाब से 4 मैच इंडिया जीत कर आ रहा है। एक मैच जो हम हारे हैं वो हम हारे थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका ने हमें बड़े गंदे तरीके से भाई रेल दिया था पूरी तरह से। लेकिन हम पिछले 3 मैच बहुत ही बेहतरीन जीत कर आ रहे हैं। जिम्बाब्वे को हराया, वेस्ट इंडीज़ को हराया और इंग्लैंड को हराया, तो बढ़िया है। न्यूजीलैंड के 5 मैच देखें तो वो पिछला मैच सेमीफाइनल एक तरफा करके आए हैं, जीत कर आए हैं। इंग्लैंड से हार गए थे, लेकिन उससे पहले श्रीलंका को हरा दिया था, कनाडा वगैरह, चलो वो तो क्या ही है। लेकिन हाँ, पिछला मैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत कर आए हैं, इसका इनको कॉन्फिडेंस होगा, तो बहुत ही बेहतरीन। अब अगर हम बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इंडिया पिछले 10 मैचेस में 8-2 से आ गया भाई। 2 न्यूजीलैंड के हैं, 8 इंडिया ने जीते हैं। अगर हम पिछले 2-3 मैचेस उठाकर देखें तो इंडिया ने 46 रन से जीता था। उससे पहले न्यूजीलैंड 50 रनों से जीत गया था। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। उससे पहले इंडिया 8 विकेटों से जीत गया था। 153 उन्होंने बनाए थे 20 ओवर में, हमने 155 10 ओवर में बना दिए थे, मैच ख़त्म कर दिया था। सो ये थे कुछ स्टैट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और बताइए ये ग्राफिक्स कैसे लगे आपको, अच्छे लगे तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऐसे ग्राफिक्स बनाया करूँ। तो अब अगर हम दोनों टीमों के पिछले 10-10 मैच उठा कर देखें तो 70% विन रेट है न्यूजीलैंड वालों का, 185 है उनका एवरेज स्कोर, 225 है हाईएस्ट और 159 है लोएस्ट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 90% विन रेट है हमारा, 206 का हाईएस्ट, सॉरी एवरेज स्कोर, 271 का हाईएस्ट है हमारा, लोएस्ट 111 का। तो बढ़िया है ये दोनों टीमों की। अगर हम इस वेन्यू पर बात करें तो न्यूजीलैंड 2 मैच खेला है, दोनों हारा है। 120 उनका एवरेज स्कोर है, 175 हाईएस्ट है, 66 लोएस्ट है, जो कि उन्होंने हमारे खिलाफ बनाया था। तो ये है। और इंडिया के पिछले 9 मैच हैं इस स्टेडियम पर, जो इंडिया 180 का एवरेज स्कोर है। विन परसेंटेज हमारा बहुत बेहतरीन है, मुझे लगता है 70% के करीब हमारा विन परसेंटेज है। हाईएस्ट स्कोर 234 है और लोएस्ट 111, जो कि रिसेंटली बना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सो अब अगर हम देखें इस स्टेडियम के कुछ स्टैट देखें, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये ग्राउंड का साइज़ देखो। बाउंड्री सामने वाली बड़ी है और पीछे की बाउंड्री और साइड की बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है, मीडियम ग्राउंड है, तो मज़ा आएगा। लेकिन मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ यार, जिस बंदे ने छक्के मारने हैं ना, उसको ये ग्राउंड के साइज से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मार देगा। जैसे कि हमारे हैं संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा, वो मार नहीं रहे, लेकिन जब मारेंगे तो आपको पता है यार, बढ़िया प्लेयर है। अगर हम वेदर रिपोर्ट की बात करें तो इस वक्त मेरे हिसाब से ये 2:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, 2:40 के करीब, तो 2:30 बजे ये अपडेट हुआ है। 0% चांस है भाई रेन का, तो बारिश तक कोई चांस नहीं है। 21.5 डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर, तो आप देख लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
तो अब अगर हम स्टेडियम के स्टैट देखें तो इस स्टेडियम के स्टैट्स देखने वाले हैं, ये बहुत ही बेहतरीन स्टैट है। 13 मैचेस अभी तक इस ग्राउंड पर जो हुए हैं उसमें 62% है। जो पहले बल्लेबाजी करती है टीम उसका विन रेट, और बॉलिंग करने वालों का 38%। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर आप सबको पता ही है, आप सब देख रहे होंगे कितना कितना होता है। आप सबको मैं देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये मेरे से गुम गया है स्टैट, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। हाँ, मिल गया। 188 का हाईएस्ट एवरेज स्कोर सोरेन का और 159 का लोएस्ट है। हाईएस्ट टोटल 234 इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में बना है। हाईएस्ट चेज 178 जो इंडिया ने किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था, 7.1 ओवर्स में कर लिया था। 66 पर ऑल आउट हो गए थे ये साउथ अफ्रीका वाले, सॉरी न्यूजीलैंड वाले। ये था मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का। और लोएस्ट जो डिफेंड हुआ है वो 185 हुआ है, जो कि इंडिया ने किया होगा इंग्लैंड के खिलाफ। सो अब अगर हम पिछले 10 मैचेस का आंकड़ा उठाकर देखें तो ये स्टैट इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 80% का विन रेट है जो पहले बल्लेबाजी करती है, 20% का विन रेट है जो पहले बॉलिंग करती है। मतलब जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है वो टीम मिल रही है, चीजिंग वाइज मिल रहा है। चेजिंग वाइज होगा ना, फिर पहले बॉलिंग करने वाली टीम और बाद में जो चीज़ करेगी वो जीत जाएगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है 201 और एवरेज सेकंड इनिंग का 162। हाईएस्ट टोटल 234 सेम रहा है, लोवेस्ट भी सेम है। हाईएस्ट जो चेज हुआ है वो भी सेम है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के मैच में जो हुआ है अभी रिसेंटली हुआ था, इसी वर्ल्ड कप में हुआ था। और लोवेस्ट जो डिफेंड हुआ है वो भी इंडिया और इंग्लैंड के मैच में हुआ है। सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी छोड़कर मत जाना वीडियो। जो पिछले 5 मैचेज हैं उसमें 60% पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और पहले बॉलिंग करने वाली 40%, 60-40 का ये है मुकाबला। 184 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, 166 एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर। हाईएस्ट टोटल रिसेंटली बना है इंडिया और नीदरलैंड के मैच में। लोएस्ट टोटल 111 अभी बना है साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में, जो कि हमने बनाया था। और हाईएस्ट ये साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का ही हुआ है इसी वर्ल्ड कप में, जो साउथ अफ्रीका ने कर दिया था लीग स्टेज में। और लोएस्ट जो डिफेंड हुआ है वो साउथ अफ्रीका और इंडिया में हुआ है, जो साउथ अफ्रीका ने हमारे खिलाफ कर दिया था 187 का। तो अब अगर हम स्टेडियम के और कुछ स्टैट्स उठाकर देखें तो भैया स्टैट्स मज़ेदार हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हैं। इससे अगर हम पिच की बात करें तो जब इस हमें ग्रीन पिच मिली है तो 176 रन बने थे वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच में। उससे पहले डस्टी पिच पर 187 इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच जो हमारे हैं। 193 इंडिया और नीदरलैंड का जो हम जीते हैं। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका 175 और डस्टी पिच पर फिर से 187 साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच, वो जो सुपर ओवर में क्या था, शायद डबल सुपर ओवर मैच था ये। तो ये है स्टेडियम के और भी कुछ स्टैट्स। अब अगर हम एवरेज स्कोर देखें फेज वाइज तो पहले 6 ओवर में 55 बनता है, पहले इनिंग में 52 सेकंड इनिंग में। 10 ओवर में 89 पहले इनिंग में और 89 ही सेकंड इनिंग में। 15 ओवर के बाद 136 फर्स्ट इनिंग में, 132 सेकंड इनिंग में। और 20 ओवर के बाद 192 फर्स्ट इनिंग में और 177 सेकंड इनिंग में। अगर हम पेस और स्पिन का मुकाबला देखें तो 67% विकटें पेसर्स को मिलती हैं, 84 विकटें और 33% यानी कि 41 विकटें हैं स्पिनर्स को। ये पिछले 10 मैचेस का आंकड़ा है, इसलिए मैं कह रहा था हो सकता है कि वो अपने जेकब डफी को खिला लें। ये स्टैट्स कुछ ऐसी कहानी बयां कर रहे थे। अब अगर हम कुछ प्रीवियस मैचेस देखें जो अभी तक इस मैदान पर हुए थे, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका 9 विकेटों से जीता था। साउथ अफ्रीका 76 रनों से जीत गया था। इंडिया और नीदरलैंड, इंडिया 17 रनों से जीत गया था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब अगर हम बात करें और भी कुछ स्टैट्स की, इंडिया और न्यूजीलैंड का अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो इंडिया हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो आगे नज़र आती है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में तो न्यूजीलैंड बहुत आगे है। 3 मैच हुए हैं, तीनों वो जीते हैं। ऑल टाइम में 11 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 30 मैच 18 मैच हमने जीते हैं। एक नो रिजल्ट रहा है। अब अगर हम बात करें फिन एलन, थोड़ी सी मैचअप्स की, फिन एलन और बुमराह का मैचअप अर्शदीप का, ये देखने लायक होगा। देखना होगा कि फिन एलन कैसे टैकल करते हैं बुमराह को और अर्शदीप को, क्योंकि अर्शदीप लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है और हो सकता है पावर प्ले में विकेट निकाल दें। बुमराह का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुमराह अब 5वें ओवर में आते हैं ज़्यादातर, 5वें चौथे ओवर में पावर प्ले में। हो सकता है कि इस बार कैप्टन थोड़ा सा पहले बॉलिंग दे दें उनको। सैमसन का भी देखने वाला होगा, मैट हेनरी, क्योंकि लगातार तो बेहतरीन पारियों के बंदों का एक फेलियर भी आ सकता है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, फेलियर को भी सपोर्ट करेंगे। बस रनों बोर मत करके जाना, ज़्यादा बोले खराब मत करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाकी लड़कों को संभालना हुआ। और अभिषेक शर्मा वर्सेस लॉकी फर्ग्यूसन, बहुत तेज़ बॉल डालते हैं, बाउंसर डालते हैं। देखने वाली बात होगी अभिषेक शर्मा कैसे टैकल करते हैं, और क्या अभिषेक शर्मा स्पेन के खिलाफ कैसा खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी।
अब अगर हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के कुछ और स्टैट्स की, ऑल टाइम की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं किसी ने, तो सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं। 13 मैचों की 13 इनिंग में 526 रन हैं। रोहित शर्मा के हैं 511 रन 17 मैचों की 17 इनिंग में। कॉलिन मनरो के हैं 426 रन 12 मैचों की 12 इनिंग में। टिम सेफर्ट हैं 15 मैचों की 15 इनिंग के साथ 425 रन। मार्टिन गप्टिल के हैं 380 रन और केन विलियमसन के 419 रन हैं। तो बढ़िया बात है। स्ट्राइक रेट हमारा सूर्य कुमार यादव का 170 का है जो कि खेलेंगे, और टिम सेफर्ट का 148 का है जो भी खेलेंगे। और अगर हाईएस्ट विकेट्स की बात करें तो ईश हुड्डी ने ली हैं 14 मैचों की 14 विकेटें। 14 मैचों में 14 इनिंग में 17 विकेटें हैं। मिचेल सैंडनर कैप्टन की 15 मैचों की 15 इनिंग में हैं 16 विकेटें। अर्शदीप सिंह की 15 विकेटें हैं 7 मैचों की 7 इनिंग में। अक्षर पटेल 7 मैचों की 7 इनिंग में शायद उनकी 10 विकेटें हैं। हार्दिक पांड्या 12 मैचों की 11 इनिंग में 10 विकेटें हैं। तो ट्रेंट बोल्ट हैं वो खेलेंगे नहीं, 6 मैचों की 6 इनिंग में 9 विकेटें। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे 8 मैचों की 8 इनिंग में 8 ही विकेटें हैं। लेकिन भैया इकॉनमी 7.29 की है, सबसे बेस्ट है इन सब में से। लिस्ट आपके सामने होगी। कुलदीप यादव का मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि 8 मैचों की 7 इनिंग में 7 विकेटें हैं इनकी। और जेकब डफी 7 मैचों की 7 इनिंग में 7 विकेटें हैं, हालांकि इकोनॉमी 10.33। सो जेकब डफी को हो सकता है खिला लें, हो सकता ना खिलाएं। सो ये थे और भी ज़्यादा कुछ स्टैट्स इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। तो अब अगर हम बात करें सबसे ज़रूरी बात मेरी प्रेडिक्शंस की, मेरी प्रेडिक्शंस तो भैया आपको पता ही है ठीक ही जाती हैं। हालांकि पिछले मैच में थोड़ी सी गलत हो गई, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह को विकेट उतनी नहीं मिली। लेकिन भैया बुमराह ने जो स्पेल डाला है ना वो 10 विकेटों के बराबर है, उसको आप मेरी प्रेडिक्शन ठीक ही मान के चलो। और प्रेडिक्शन मैंने क्या की थी, हमारे टॉप 4 में से 3 ठीक ठाक फटेंगे। 2 कहा था, शायद 3 कहा था, वो याद नहीं मुझे। लेकिन हमारे 2 तो बढ़िया चले हैं नंबर, सूर्य कुमार यादव और सॉरी संजू सैमसन और हमारे ईशान किशन पॉकेट डायनामो। और शिवम दुबे नंबर 4 पर आए थे, वो भी बढ़िया खेल के गए हैं। अब अगर हम बात करें मेरी प्रिडिक्शंस की, तो विनर की प्रिडिक्शन थोड़ी एंड में दूंगा, नहीं तो आप स्किप कर दोगे। हालांकि स्किप तो वैसे भी कर दोगे, लेकिन आई होप भाईचारा ऑन टॉप रहेगा, स्किप नहीं करोगे। जो भाई होगा वो स्किप नहीं करेगा। ब्लैकमेल कर रहा हूँ थोड़ा सा, साइलो भाइयों। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर में अभिषेक शर्मा को बैक कर रहा हूँ यार, चल जाएगा वो। अभिषेक शर्मा चल जाएगा उनकी तरफ से। रचिन रविंद्र चल जाएगा आज। नहीं यार, रचिन रविंद्र टॉप 4 में से उनको भी 2 ही चलेंगे, 2 फेल हो जाएंगे। एक मुझे लगता है शायद 10-15 रन के अंदर अंदर आउट हो जाएगा, और एक 30-35 रन के अंदर अंदर। हालांकि वो इम्पैक्ट वाले कितने होंगे, सोचते वो 10 2 बॉलों में बना दे, तीसरे पे आउट हो जाए, और वो 35 15 बॉलों में बना दे। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन फेल तो होंगे भाई उनके। और हमारे टॉप 4 में से भैया मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, 2 दिन चल जाएंगे। ईशान किशन से मुझे बड़ी पारी की उम्मीद है। और अगर सूर्य कुमार यादव कैप्टन नंबर 4 पर रहते तो उनसे मुझे बड़ी पारी की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद है भाई, उनसे लगा के चल रहा हूँ मैं। उनकी तरफ से विकटें की बात करूँ तो मैट हेनरी शुरू में विकटें जरूर ले सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ मेरे टॉप 4 में से उम्मीद है, तो हो सकता है कि हम उनको टक्कल करके खेल लें। मुझे अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा डर है कि वो स्पिन को विकेट ना दें, क्योंकि वो रचिन रविंद्र को पहले शायद लगा दें। वो गैम्बल खेलेंगे, जैसे उन्होंने मैकॉन्के को खिलाया था, वो 2 विकेटें ले गया था। हो सकता है मैकॉन्के अगर खेलें और रचिन रविंद्र तो खेलेंगे, दोनों में से कोई एक को वो पहले या दूसरे ओवर में ही लगा दें अभिषेक शर्मा के सामने। तो देखने वाली बात होगी, क्या होगा। इंटरेस्टिंग बैटल होगी यार ये देखने में। लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा नहीं यार, फंसेगा नहीं। कितनी बार फंस जाएगा यार, चलेगा इस बार तो। और इंडिया की तरफ से यार अर्शदीप सिंह ओपनिंग स्पेल में विकेट ले जाएगा, 1-2 हो सकता है, ले जाएगा, जल्दी ले जाएगा। और बुमराह भी ले जाएंगे। हार्दिक पांड्या क्लच परफॉर्मेंस से उम्मीद है उनकी। और अब अगर बात करें फाइनल प्रेडिक्शंस की, फाइनल प्रेडिक्शन मैंने कहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा। जो आपने शुरू में स्लाइड देखी ना इंडिया और न्यूजीलैंड की, मैं उसको अगर हो सका तो मैं टाइम भी मेंशन कर दूंगा। मैंने एक कब बना के रखी थी, ये मैंने स्लाइड शायद इंडिया के जीतने के पहले ही बना के रख ली थी इंडिया और न्यूजीलैंड की। शायद मैंने पहले बना ली थी या फिर मैच चलते हुए बनाई थी। लेकिन आप देख लेना, अगर मैं हो सका तो मैं टाइम मेंशन करूँगा उसकी भी। तो फाइनल की बात करूँ तो भैया इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत रहा है। इंडिया हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है, इंडिया हिस्ट्री को डिफीट भी कर रहा है। और सारे कर्स तोड़ देगा, अहमदाबाद का कर्स भी तोड़ देगा। जो होम टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती वो कर्स भी तोड़ देगा। T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक नहीं जीते, होम पर नहीं जीते, सब सारे के सारे कर्स तोड़ देगा। और बैक टू बैक ट्रॉफी जीत कर एक और इतिहास रच देगा 3 ट्रॉफी के साथ। हमारी टीम 8 मार्च को 11-12 बजे के बाद सेलिब्रेशन करती नज़र आ जाएगी। और हम भी मिलेंगे, मैच के बाद मिलेंगे। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो जल्दी बन जाए, जल्दी रेंडर करके जल्दी एक्सपोर्ट करके मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए। जैसी वीडियो आएगी आप मिस मत करना। बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, हालांकि टाइम कम होगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बढ़िया बन जाए। तो सो आप बता दो कि भैया, मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके बताओ मुझे क्या चेंज करना चाहिए, कैसे मैं अपनी वीडियो को बेहतर बना सकता हूँ, एडिटिंग बेटर कर सकता हूँ, ग्राफिक्स कैसे बेटर बना सकता हूँ। और बताइए मुझे आज की ग्राफिक्स कैसे लगे आपको। तो मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ग्राफिक्स और बना सकूँ, ऐसे ग्राफिक्स और ला सकूँ, नए नए ला सकूँ। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय। और द क्रिकेट ब्रेकडाउन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। दिस इज़ द क्रिकेट ब्रेकडाउन साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।